फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे MHI 03 को। अब 03 में हम बात कर रहे हैं यूनिट 7 की। ठीक है, जो है आपका प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की, इसमें हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में किस तरह से इतिहास लेखन की जो परंपरा थी वो चली आ रही थी। देखिए, चूँकि हमें पता है कि आजकल अगर हम इतिहास को लिखने की बात करें तो हम आज बहुत सारे डायमेंशंस को देखेंगे, जैसे कि हम महिलाओं की स्थिति को भी देखेंगे, सामाजिक स्थिति को भी देखेंगे, आर्थिक स्थिति को देखेंगे, राजनीतिक देखेंगे। तो बहुत सारी, मतलब हर डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, सारे आयामों को देखेंगे कि किस तरह से इतिहास लिखा जाता है या लिखा जाना चाहिए, ताकि हर वर्ग के बारे में जानकारी मिले। लेकिन इतिहास, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें या मध्यकालीन इतिहास की बात करें, तो उस समय चूँकि राजवंश था, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो स्त्रियां हैं, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, उसको देखने को नहीं मिलेगा। यदा कदा कहीं देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत हद तक उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो जो जानकारी मिलती है वो कहीं ना कहीं राजा के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो मूल रूप से किसके इर्द गिर्द घूमता है? आप कह सकते हैं कि राजा के आसपास रहता है। मतलब कि केंद्र में राजा होता है, उसके चारों तरफ पूरा इतिहास लिखा जाता है। अब हम आप बात करते हैं, चलिए ये तो रहा थोड़ी सी भूमिका, तो उसी में अब देखेंगे कि क्या कैसी कैसी परंपराएं थी, मतलब क्या रिवाज था कि किस तरह से इतिहास को लिखा जाता था, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लिखा जाता था वो था वैदिक दान स्तुतियाँ। अब वैदिक दान स्तुतियाँ का क्या मतलब है? देखिए, अगर आपके पास बुक स्टडी मटेरियल अभी नहीं आया हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो मैं सारे पॉइंट्स जो आपके बुक में हैं वो पॉइंट्स लेके यहाँ पे लिखूँगा, तो आप इसको भी अगर नोट कर लेते हैं तो उतना काफ़ी है आपको लिखने के लिए। तो वैदिक दान स्थितियाँ क्या होती? तो जो हमारा प्रारंभिक इतिहास है, जहाँ से हमें लगता है कि ये हमारा इतिहास होता है वैदिक काल से, तो उसमें ऋग्वेद में भी कुछ इस तरह के इतिहासों का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में वैदिक स्तुतियाँ जो हैं वो ऋग्वेद की हैं। ऋग्वेद में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो इस तरह की चीज़ों को दिखाते हैं। उनको कहा जाता है दान स्तुति। दान स्तुति का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कि दान की प्रशंसा करना। दान की प्रशंसा। अब दान की प्रशंसा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि राजा महाराजा जो थे उनके पास बहुत, वो बड़े बड़े चीज़ों के स्वामित्व स्वामित्व था उनके पास। बहुत सारी गायें थी, बहुत सारी ज़मीन जायदाद, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि वो राजा थे। तो वो क्या करते थे, वो ब्राह्मणों को, पुरोहितों को दान देते थे। अब जो दान पाने वाला व्यक्ति है वो उनकी प्रशंसा में गीत गाता था, उनकी प्रशंसा करता था। तो वो जो गीत थे, वो जो प्रशंसा के शब्द थे, वो संस्कृत में थे। क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे जो ये सब चीज़ करते थे, तो उन्होंने उसे श्लोक में लिख लिया, तो उसे लिखा गया, वही है वैदिक दान स्तुतियाँ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक दान स्तुतियाँ, आपको ये सब शॉर्ट में ही आते हैं जनरली लिखने के लिए, शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए। तो आप बताइए कि वैदिक दान स्तुति वो मत का मतलब होता है दान की प्रशंसा करना, कि जब राजा किसी ब्राह्मण को, किसी पुरोहित को दान देता था तो वो ब्राह्मण या वो पुरोहित जो है या वो व्यक्ति जो है वो राजा की प्रशंसा के गीत गाता था। वो बताता था कि राजा कितने दयालु हैं या दानी हैं। तो वो जो प्रशंसा के गीत थे, वो चीज़ें थी, वो लिखी गई हैं। तो वो जब लिखी गई हैं उसी को हम कहते हैं दान स्तुतियाँ। अब देखिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको इतिहास का पता नहीं चलता कि वो क्या था, क्योंकि वो राजा के बारे में ही था। लेकिन हमें राजा के बारे में थोड़ी बहुत छवि समझ में आती है कि राजा कैसा रहा होगा या क्या है। आपकी किताब में इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि देखिए कि एक श्लोक है जो ऋग्वेद के अष्टम मंडल में है। उसमें कहा जा रहा है कि यदु का पुत्र जो अनेक मवेशियों से समृद्ध है, बहुमूल्य संपत्ति का दान करने में दक्ष है। इस तरह से चीज़ें वो लिखा जाता है। और उसमें लिखा गया है कि उनके पास, मेरे पास उनके 10 बैल हैं।
इसका मतलब है कि वो राजा के बारे में तो बता रहा है, लेकिन वो उनके दयालुता या उनकी जो दान देने की प्रवृत्ति है उसके इर्द गिर्द ही उसने अपनी कहानी को बना रखा है। ठीक है, तो इस तरह की जो दान पाने वाला आभार प्रकट करता है, आप ये लिख सकते हो कि दान की प्रशंसा में इसका मतलब ये भी होता है कि आभार प्रकट करना। तो आभार जब प्रकट करते हैं तो वो चीज़ आ जाती है। और इसमें आप और भी बता सकते हैं कि जब अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ तो सबको पता है, तो 1 साल के लिए घोड़ा छोड़ दिया जाता था, वो जिस जिस इलाके में जाता था वो इलाका यज्ञ करने वाले राजा का हो जाता था। तो हर अश्वमेध यज्ञ के हर दिन घोड़ा जब छूटता था तो हर दिन एक सुबह एक व्यक्ति होता था जो उनकी उदारता और उनकी दानवीरता के गुण गाता था, और शाम को एक व्यक्ति होता था जो उनकी मतलब आप कह लो कि प्रशस्ति करता था, मतलब कि उनकी जो पौरुष था, उनका जो बल था, उसको वो करता था, उसके गुणगान गाता था। तो वो ये था आपका वैदिक दान स्थिति। आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ऐसा तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा ज़रूर। इसी में दूसरी चीज़ है, आप देखेंगे कि प्रशस्ति। आप प्रशस्ति जब देखेंगे कि प्रशस्ति क्या होती है तो उसको हम बात कर रहे हैं। अब प्रशस्ति तो एक नॉर्मल हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी तो आप प्रशस्तियाँ कर सकते हैं। अब प्रशस्तियाँ क्या होती थी, देखिए पहले जो चीज़ें लिखी जाती थी वो सरल संस्कृत में लिखी जाती थी। अभी हम वैदिक काल की बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा मिडिएवल में आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें संस्कृत में होती थी। लेकिन धीरे धीरे अब आम बोलचाल की भाषा में भी चीज़ें लिखी जाने लगी, लेकिन अभी भी संस्कृत एक माध्यम रहती थी। ठीक है, और अब जो होता था ये जो प्रशस्ति, पहले हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में प्रशस्ति होती क्या है। प्रशस्ति जो होता है, प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ करना। ठीक है, तो जो प्रशस्ति है उसका सीधा सा मतलब होता है कि प्रशंसा करना। ठीक है, अब प्रशंसा करना का क्या मतलब हुआ कि चूँकि जो लिखने वाले लोग होते थे वो होते थे या तो राजकवि होते थे, राज दरबारी होते थे, या ऐसे लोग होते थे जिनको राजा का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि लिखने का काम, लिखने पढ़ने का काम उस समय कुछ ही वर्ग के लोग ही कर पाते थे। ठीक है, तो वो राजा की प्रशंसा के लिए चीज़ें लिखते थे, राजा की तारीफ करते थे, उसके मतलब विद्वता का, उसके पौरुषता का, या उसके जो वीरता थी उसका जब प्रशंसा करते थे तो उसको हम प्रशस्ति कहते थे। अब इसमें प्रशंसा करना, उसमें किस चीज़ की प्रशंसा करना आता था, वीरता की, उसके बाद उसके विद्वता की हो जाती थी। अब विद्वता की थी, उसके बाद मतलब ये चीज़ें आ जाती थी। अब इसको करने का काम कैसे होता था, चूँकि प्रशस्तियाँ ऐसी चीज़ होती थी जो लिखी जाती थी ताकि लोगों को, या तो राज दरबार के जो लोग थे उनको समझ में आए, उनको सुनाई जानी चाहिए, और जनरली ये इसलिए भी होती थी ताकि दूसरे जो राजा थे या दूसरे जो लोग हैं, दूसरे राज्य के राजा या दूसरे लोग जो हैं, ताकि प्रशस्तियों को पढ़ें या देखें तो उस राजा के बारे में उनके अंदर जो सकारात्मक सोच बने, एक अच्छी छवि बने, इसलिए भी होती थी। तो अब इस देखो, अब इसमें और भी क्या थी, ये अलंकरण, सॉरी, ये अलंकरण से सजी होती थी। अलंकरण से सजी होने का मतलब होता था कि जैसे कि उपमा, अलंकार, तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उसमें थोड़ी सी रुचि आए, थोड़ा सा वो लय में दिखे। हालांकि इसमें ऐसा नहीं था कि बढ़ा चढ़ा के नहीं होती थी, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के चीज़ें होती थी, क्योंकि प्रशंसा कर रहे हैं ना, तो हम जब प्रशंसा करते हैं तो हम ऐसा कर देते हैं कि मतलब वो कुछ ज़्यादा तारीफ हो जाती है, जिसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें थी, लेकिन बस आप ये समझिए कि प्रशस्ति का मतलब होता था प्रशंसा करना, जहाँ पर उनके जो कवि होते थे या जो लोग होते थे वो राजा की प्रशंसा करते थे। ये जनरली संस्कृत में होता है। जैसे अब एक उदाहरण देते हैं, जो सबसे फेमस प्रशस्ति है वो है आपका इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण में आता है क्या, सबसे पहले है इलाहाबाद स्तंभ लेख, जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से है, प्रयाग प्रशस्ति।
ठीक है, जिसको हम इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। स्तंभ लेख। अब इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसकी रचना किसने की थी? आप इसको देख लीजिए कि इसकी रचना हरिसेन ने की थी। ठीक है, ये आपको याद, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो अच्छा वो बनेगा। ठीक है, और ये जो प्रशस्ति थी कि शोक स्तंभ है उस पर बनी थी, तो इसकी रचना हरिसेन ने की थी। अब यहाँ पर अब आप देखिए कि अब ये भी आपको जानने की ज़रूरत है, जो प्रसाद प्रशस्ति है ये किसके लिए है? ये है समुद्रगुप्त के लिए। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के जो शासनकाल में हरिसेन उनके कवि थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। इसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के समुद्रगुप्त की वीरता का और उनकी पौरुषता का जो वर्णन किया है उसमें आता है। जैसे कि अब आप ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने जैसे उसमें वर्णन किया है वो कैसे किया है? उन्होंने वर्णन किया है कि जो समुद्रगुप्त थे उनको अपने पिताजी द्वारा चुना गया था, मतलब कि वो योग्य थे इसलिए उन्हें चुना गया था। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं अपने आपस में भाइयों से लड़ाई हुई उसके बाद जो जीता वो बना। बताया गया कि नहीं, ये चुने गए थे अपने पिता के द्वारा क्योंकि ये सबसे योग्य थे। उन्होंने कई महान कार्य किए, रणनीतियाँ उनकी दूर दूर तक देश, तो हालांकि ऐसा नहीं है कि समुद्रगुप्त के बारे में सब गलत ही था, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत महान थे, उन्हें सिकंदर कहा जाता है। लेकिन सॉरी, सिकंदर या नेपोलियन कहा जाता है, आप प्लीज़ इसको एक बार कंफर्म करके मुझे बताइएगा। तो ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिए कि उनकी प्रशंसा के बारे में उनको उसमें बताया गया, और उसमें अब देखिए अलंकरण कहाँ आया। प्रशंसा तो हो गया कि हाँ उन्होंने दूर दूर तक अपनी रणनीति का कौशल दिखाया वगैरह वगैरह, लेकिन अब यहाँ पे आता है कुछ कि जो हम कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें दिखाना। अब उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर था उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके शरीर पे तरह तरह के घाव हैं, जो तलवार बर्छी भाले उसके बहुत सारे असंख्य घाव हैं, जो ये दिखाते हैं कि वो कितने महान थे। क्योंकि राजा महाराजाओं के लिए उस समय एक योद्धा के लिए जो घाव होता है वो ये दिखाने के लिए काफ़ी होता है कि इन्होंने युद्ध में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है, तो किस तरह से वीरता का प्रदर्शन किया है। तो वो प्रयाग प्रशस्ति में भी समुद्रगुप्त के बारे में इस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं कि उनका जो शरीर है वो घावों से सुशोभित होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर तलवार गदाओं भालों अस्त्रों से जो उत्पन्न घाव हैं वो उनके चेहरे मतलब शरीर को मनोहर हो रहा है, उनका शरीर एक चमत्कार की तरह दिख रहा है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी थी। उसके बाद एक और भी था, आप अलंकार मतलब इस तरह का वो देख सकते हैं प्रशस्ति, जो था पुलकेशियन द्वितीय के समय का। आप इसका भी उदाहरण दे सकते हैं। पुलकेशियन पुलकेशियन के समय का था, जो कि चालुक्य शासक थे, पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य। ठीक है, अब चालुक्य समय का था। इसके जो रचयिता थे आप उनकी वो कर लीजिए कि रवि कीर्ति ने इसको वो किया था, लिखा था। तो हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई, लेकिन उनमें ये दिखाया गया है कि वो किस तरह से दानवीर थे या किस तरह से वो थे। तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो आप, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रशस्ति क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका जो तीसरा पार्ट होता है प्रशस्ति और रचित। चूँकि हम अभी पढ़ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें लिखी जाती थी, तो अब हम बात करेंगे रचित क्या होता है। देखिए, रचित जो होता है, रचित में जो महान व्यक्ति थे उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा होता था। ठीक है, जीवन की उपलब्धि और उनका ब्यौरा होता था। आप ये कह सकते हैं कि उनकी जीवन की उपलब्धि होता था और उनकी जीवनी की किस तरह की चीज़ें, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, कैसे रहते थे, वो कौन थे, क्या थे, सारी चीज़ें वो होती थी। उसके बाद उनकी शारीरिक बनावट वगैरह कैसी थी, वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद उनकी क्या क्या उपलब्धि थी रचित में, ये सारी चीज़ें भी लिखी जाती थी। जैसे कि अब मान लो सबसे इम्पोर्टेंट जो
रचित था वो था बुद्ध चरित। मैं रचित वो सॉरी, थोड़ा सा ध्यान रखना, चरित है, मैं तभी वो कर रहा हूँ कि ये कैसे रचित क्यों आ रहा है, ठीक है, सॉरी। तो देखिएगा, चरित है ये, चरित। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चरित है वो आप देखिए बुद्ध चरित है। अब बुद्ध चरित में भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, लेकिन बुद्ध से ज़्यादा जो चीज़ें दिखाई गई हैं। अब ये लिखी कब गई थी, पहले आप ये भी देख लो। ये लिखी गई थी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसके रचयिता कौन थे? अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष ने इसको लिखा था। अब इसमें तो होना क्या चाहिए था कि बुद्ध के बारे में, उनकी जो सन्यासी जीवन है उसका वर्णन है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बुद्ध की जो सन्यासी जीवन है उससे ज़्यादा उस समय की जो राजभाषाएं थी या राजसभाएं थी, जो राजा थे, उनकी विलासिता और उनके बारे में विस्तृत चित्रण दिखाने की बात आती है। चूँकि ये कुषाण के समय की बात है, तो कुषाण के समय में किस तरह की राजसभा कैसी होती थी, उसमें स्त्रियों की क्या मतलब किस तरह की स्थिति थी या उसकी विलासिता कैसी थी, उसका ज़्यादा वर्णन देखने को इसमें मिलता है। तो लेकिन अगर जब आप कॉमन एक आए कि चरित्र क्या है, तो चरित्र का मतलब है कि उसमें उनकी जीवनी होती थी और उनके जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती थी, ठीक है। और उसके बाद और दूसरा एक एग्जाम्पल है जो उसमें है हर्षचरित। आप हर्षचरित तो नाम सुने ही होंगे, हर्षचरित। हर्षचरित में हर्ष के बारे में था, इसकी लिखने वाले थे बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट इसके रचयिता थे। इन्होंने हर्ष के जीवन काल की सारी चीज़ें उसका वर्णन किया है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे उनका शारीरिक बनावट के, उनके पाँव लाल जैसे अवज्ञाकारी राजाओं के कोप से हुए हों, और प्रजाति मतलब तमाम तरह की चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है कि उनका देखने में कैसे थे या उनकी वो शारीरिक बनावट कैसी थी, फिर उनकी उपलब्धियां कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, किस तरह की चीज़ें की हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और उसके अलावा इसमें चरित्र में ये भी होता था कि उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया है, किस तरह की काइंड ऑफ, जब हम बात करते हैं ना, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो किसी व्यक्ति के बारे में उसकी पूरी जीवन कथा लिख देना, दैट इज चरित्र। जैसे आप सब समझ रहे होंगे कि हिंदियों का जब सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, तो रामचरित का मतलब क्या है? राम के बारे में बताना, राम की जीवनी, ठीक है। तो राम की जीवनी दैट इज रामचरित। तो इसी तरह से जब चरित्र की हम बात करते हैं, इसका मतलब है किसी की जीवन के बारे में बताना, उसमें वो उसकी शारीरिक बनावट से लेके उसकी उपलब्धि तक वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि यही आप देखिए कि किस तरह से चीज़ें बदल रही थी। ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे तो उसमें दान स्थितियाँ थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा राजा महाराजा लड़ाइयाँ वगैरह बहुत होती नहीं थी, कबीले में लोग रहते थे, तो वहाँ पे दान स्थिति की चीज़ें थी। उसके बाद आती है प्रशस्ति, जहाँ पर उनके प्रशंसा के गीत गाए जाते थे, उनके बारे में बताया जाता था। फिर आता है चरित्र, जहाँ पे राजा की विशेषता आ जाती है। अगर आप और भी आगे चले आएंगे तो आप देखेंगे कि काइंड ऑफ जो जैसे बाबरनामा वगैरह वगैरह लिखी जाती थी, वो सब भी कहीं ना कहीं चरित्र का ही एक पार्ट देखने को मिलता है, बस नाम अलग हो जाता है, लेकिन कमोवेश चीज़ें वही होती थी। तो आई होप कि आपको दान स्थितियाँ, प्रशस्ति और चरित्र समझ में आ गया होगा। और ये तीनों आपको शॉर्ट में लिखने को मिलती हैं, लॉन्ग में देखने को नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी दो बस और पॉइंट बचे हुए हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ क्या थी और वो क्यों होती थी, क्यों महत्वपूर्ण होती थी? तो वंशावली क्या होता है? वंशावली का मतलब होता है वंश के बारे में जानना, कि आप किसके वंशज हैं। वंशावलियाँ का सीधा सा मतलब होता है वंशज। आप किसके वंशज हैं वो जानकारी का होना, दैट इज़ वंशावली। जैसे आपके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, ये सारी चीज़ें। अब ये वंशावली होती थी। जैसे अब आप महाभारत में आपने देखा है, तो जब आपने देखा होगा कि जो कौरव थे
वो अपने आप को बताते थे कि हम कुरु व राजवंश के हैं। इसका मतलब है कि वो खुद को रिलेट करते थे अपने जो वंश, अपने जो पूर्वज थे उनसे। क्योंकि अब जैसे हम हैं, अब मान लीजिए मैं हूँ, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, अगर मैं किसी को बताऊँ कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं उस पर दावा करूँ, वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ के जो घर हैं, उन पे मैं दावा कैसे करूँगा? तो मैं ये बताऊँगा ना कि मेरे दादा परदादा वो थे, या मेरा रिश्ता कैसा है, तो मैं अपने वंश के बारे में बताऊँगा। तो अब आप, आई होप समझ में आ गया होगा कि वंशावली क्या होती है। तो उसी में अब आप जैसे कि अगर आप कभी गांव में जाइए और आपको, आप थोड़ा जिज्ञासु हैं, तो आप अपने जो प्रधान हैं उनसे, उनके जो सचिव होते हैं उनके पास जाइए, वहाँ कुटुंब रजिस्टर होता है। आप जब कुटुंब रजिस्टर देखेंगे तो आपकी फैमिली ट्री होती है उसमें, मत कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, आप तक या आपके पुत्र जो होंगे उन तक वो लिखा होता है। तो उसे बोलते हैं वंशावली। ठीक है, अब वंशावली समझ में आ गया। ऐसे राजा महाराजाओं जो महाराजा जो थे वो भी इसी तरह से अपनी वंशावली को मेंटेन करते थे। लेकिन अब क्यों करते थे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट होता था कि जो संपत्ति है, जो संपत्ति है उसके, उस संपत्ति पर जो उनका अधिकार है, संपत्ति पर अधिकार की वैधता। ठीक है, और संपत्ति चूंकि अब उनकी जो संपत्ति है, तो संपत्ति का जो अधिकार होता था कि अब जैसे कि कोई राजा है, वो ये बताने की कोशिश करे कि मैं किस हैसियत से राजा हूँ, तो वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं इनकी वंश का हूँ, कि मेरे पिताजी राजा थे, उनके पिताजी राजा थे, और जब सबसे पहले जो राजा थे उनके बारे में रहेगा। तो वंशावली जो होती थी वो मूलतः 3 तरह की होती थी, मतलब 3 भाग में जो वंशावली थी वो विभाजित होती थी। मतलब 3 प्रकार की वंशावली होती थी। क्योंकि अगर आप भी देखिए, आप अपने पिताजी से पूछिए कि आप किस वंश से हैं या किस कुल से हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं या तो आपका जो कुल होगा वो किसी ब्राह्मण, जो बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण थे उनसे होगा, जो ऋषि मुनि थे उनका नाम होगा, या फिर कोई ना कोई जो वो राजा रहे होंगे उनसे होगा। जैसे आप देखिए, जैसे यादवों में है, अगर आप यादव हैं तो आप देखिए यादव खुद को बताते हैं कि हम श्री कृष्ण के कुल से हैं, यादव कुल से हैं, तो वो वहाँ जाते हैं। ठीक है, अब जो पंडित होते हैं आप उनको देखिए, या तो वो वशिष्ठ के उसमें बता देंगे, या फिर सांडिल्य जो महाराज वो थे, मतलब संत थे, मुनि थे, उनसे बता देंगे कि हम सांडिल्य गोत्र के हैं। तो इस तरह से जो उनकी, अब जो ठाकुर होते हैं, अब वो उनका तो होता ही है कि वो राजाओं के उसमें हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुद को उस तरह से बताते हैं कि हम इनके वंशज हैं या इनकी कुल से हैं। तो वो चीज़ें होती थी। तो वो 3 प्रकार का होता था। सबसे पहला था जो ऋषि मुनि थे उनका, संतों की वंशावली होती थी, संतों की। दूसरी जो होती थी वो राजाओं की, लेकिन राजाओं में भी 2 प्रकार की होती थी। एक तो राजाओं की थी जो कलयुग के आरंभ से पहले की थी, राजाओं की थी। अब इसमें भी आता था एक कलयुग से पहले, और दूसरा था कलयुग के बाद, बाद के जो राजा थे इनकी वंशावली थी। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ें चली आती हैं। और वंशावली का और भी विवरण आपको कभी ना कभी किसी जो राजा महाराजा थे उनके सिक्कों पे, उनके चीज़ों पर चली आती थी। ये सारी चीज़ें भी होती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वंशावली क्यों होती है और वंशावली क्या होती है, ये क्यों बनाई जाती है। ठीक है, और इसमें और भी एक आध दो चीज़ें थी आप ऐड कर सकते हैं कि वंशावली में, और इसलिए भी होती थी कि अगर कोई राजा बना किसी अलग उसका, तो वो भी दिखाने की कोशिश करेगा कि वो अपना एक अलग वंश चलाएगा, या वो खुद भी बताने की कोशिश करेगा कि ये वंशावली ही बताती थी कि क्या ये इसके वंश के थे या नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ये वंशावली होती थी। अब हम लास्ट जो हम ना करेंगे, देखिए इसमें कलर की राज तरंगिणी भी है, आप चाहो तो उसको देख लेना, बहुत कुछ खास नहीं है उसमें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आती है
कि कुछ और पद्धतियाँ थीं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है तिथि निर्धारण पद्धति। अब हम इसको थोड़ा देखेंगे, तिथि निर्धारण पद्धति। अब तिथि निर्धारण पद्धतियाँ क्या होती थी? अब तिथि निर्धारण पद्धतियों का मतलब सीधा सा होता था कि जो राजा महाराजा होते थे, तो अब ये जो पद्धतियाँ होती थी, देखिए आप देख रहे होंगे, आपने नाम सुना होगा, जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें आपने विक्रम संवत का नाम सुना होगा, सत संवत का नाम सुना होगा। तो ये जो विक्रम संवत है, सत संवत है, ये कैसे है या ये क्या है? तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो तिथि निर्धारण की पद्धतियाँ थी, इसमें जो राजा होते थे वो जब शासनकाल अपना शुरू करते थे, तो वो जब जिस साल वो उनका राज्याभिषेक होता था, उसको वो पहला साल मान लेते थे कि अब यहाँ से एक नया तिथि शुरू हो जाएगी, तो वो उस दिन से शुरू कर देते थे। जैसे विक्रम संवत है आपका। अब विक्रम संवत क्या है? ऐसे देखने को तो विक्रम संवत, अब देखिए संवत जो विक्रम संवत है, अब इसको आप ध्यान दीजिए। अब आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये किस राजा से संबंधित है या किस राजवंश से है, इसमें बहुत डिस्प्यूट है। लेकिन जनरली लोग बोलते हैं कि जो राजा विक्रमादित्य थे, अब विक्रमादित्य के साथ ही ये चीज़ें शुरू हुई थी। अब आप ये ध्यान रखिए, सुबह सुबह ठीक है, विक्रमादित्य के समय का था, लेकिन ये वास्तव में अगर अंग्रेजी उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो था वो 58 शताब्दी ईसा पूर्व के समय की बात हो रही है। ठीक है, तो उस समय से ये किया जा रहा है। और उसके बाद इसी तरह से आप देखेंगे कि आपने नाम सुना होगा शक संवत। अब जो शक संवत है वो किसके नाम पे है? जो कुषाण शासक कनिष्क थे उनके समय से है। तो आप ये देखेंगे जो शक संवत है वो 78 शताब्दी ईसा पूर्व की है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका तिथि निर्धारण पद्धति भी है कि जो राजा होते थे, और इसका जो सबसे पहला था, जो हमें उदाहरण देखने को मिलता है सबसे पहला, वो था गुप्त वंश से। गुप्त वंश से ये चीज़ें शुरू हुई थी, जो तिथि निर्धारण की बात थी। अशोक ने भी इसे अपनाया था, क्योंकि अशोक का जब आप देखेंगे कि 13वां जो शिलालेख है वो ये दिखाता है कि अपने शासनकाल के 13 साल में, 13 साल बाद, तो 13वें साल में उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो जिस साल उन्होंने अपना लिखा है उसमें कि पवित्र जल से स्नान करना, मतलब कि जिस साल वो राजा बने थे उस साल उन्होंने उसको अपना पहला साल माना। तो वहाँ से उन्होंने अपने तिथि निर्धारण की पद्धति शुरू की। तो इस तरह की तिथि निर्धारण की जो पद्धति थी वो सब भी चली आती थी, कि हर राजा खुद को करने की कोशिश करता था, और अपने जो सिक्के होते थे जो चलने मतलब चलाए जाते थे उस पर भी उस तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो अभी जो भारत में मान्य है वो विक्रम संवत और शक संवत है, ये दोनों कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि भारत में जो भी पौराणिक कैलेंडर बनते हैं, आप देखिए जो उत्तर भारत के लोग होंगे वो जानते होंगे ठाकुर पंचांग, एक ठाकुर पंचांग करके कैलेंडर आता था, उसमें जो तिथि लिखी होती है विक्रम संवत होती है और शक संवत से होती है। या फिर आप भारत का संविधान उठा के देखिए, संविधान में जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि संविधान को इतने इतने, तो उसमें विक्रम संवत और शक संवत की बात की गई है। तो ये तिथि निर्धारण की पद्धति है, आप इसको देख लेंगे। तो आई होप हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जा सकता है। पहले तो शॉर्ट में पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो उसमें टिप्पणी करने के लिए आएगा। टिप्पणी किस पे करने के लिए आएगा? सबसे पहले कि वैदिक दान स्तुतियाँ, इस पे टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। आपको क्या करना है? टिप्पणी। ठीक है, वैदिक दान स्तुतियाँ पे आ जाएगा। उसके बाद चरित पे आ जाएगा। उसके बाद प्रशस्ति पे आ जाता है। प्रशस्तियाँ क्या हैं, इस पे आपको टिप्पणी करनी है इन पे। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं पौराणिक वंशावलियों की परंपरा की चर्चा कीजिए। ठीक है, वंशावलियों की चर्चा। अब आप जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप दिखा देंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि राजवंशों द्वारा प्रयोग में लाई गई तिथि निर्धारण पद्धति की टिप्पणी कीजिए। तो जो जो तिथि निर्धारण पद्धति है, आपका निर्धारण पद्धति है, उस पर टिप्पणी करनी है। तो आप टिप्पणी जो हमने अभी डिस्कस किया उस पर भी आप कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो। प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई वो है तो आप
प्लीज़ इसे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।